तो बच्चों स्वागत है आप लोगों का R वाई 5 M लेक्चर पे एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए चैप्टर रेडियो धार्मिकता के साथ। बच्चों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल के बेल आइकन्स को प्रेस कर देना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और ये चैनल पे जितने भी चैप्टर्स के नोट्स हैं वो सारे नोट्स और जितने भी चैप्टर के नोट्स हैं वो सारे नोट्स यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं लाइन बाय लाइन करके। एक एक दिन एक एक चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे फिनिश किया जा रहा है। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं रेडियो धार्मिकता। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रेडियो धार्मिकता। आज हम रेडियो धार्मिकता के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए तो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। रेडियो धार्मिकता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियोधर्मी परिवर्तन में कौन भाग लेता है? परमाणु का नाभिक भाग लेता है। किस परमाणु के अस्थायी नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है, याद रखिएगा। रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या है? क्यूरी। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वाहन करती हैं? ऋणात्मक। गामा किरणें क्या है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो उसमें आप लोगों को गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। किन किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। किन किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों की। समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? शीशे में। किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा रेज की। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट फटाफट हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इस चैप्टर को आज ही फिनिश कर देना है। तो आज फिनिश करने के क्रम में बच्चों हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे और आप लोगों का ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कितना है? 2 धनावेश होता है अल्फा रेस पे। बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? ऋण आवेशित कणों की। किसके उत्सर्जन में संभारिक आइसोबर्स का निर्माण होता है? बीटा रेस का। किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा रेस का। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? बीटा रेस में। इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन है? बीटा रेस। ठीक है, समान ऊर्जा को अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों को बंधन क्षमता अधिक क्यों होती है? क्योंकि बीटा किरणें जो होती हैं, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग क्या होता है? अधिक होता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने। हीलियम नाभिक के समरूप कौन रेडियो सक्रिय किरण होती है? अल्फा किरण। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? विखंडन प्रक्रिया से। सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में बच्चों और जो हमारा है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विभिन्न तत्वों के न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात एवं रेडियो सक्रियता। ये विभिन्न तत्वों की रेडियो सक्रियता दिया हुई है। चलिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल, यानी D2O। D2O ही ना भारी जल है बच्चों। तो D2O हमारा मंदक के रूप में कार्य करता है किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। विखंडन की प्रक्रिया किसके लिए उत्तरदायी होती है? परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए।
चलिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या, गामा रेस को ऊपर उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए बनेगा। क्या चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। किसके लिए बच्चों, तो बता रहा हूं मैं। इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है रासायनिक एवं नाभिकीय अभिक्रियाओं में अंतर। रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या अंतर होता है। देखिए, इसमें परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था होती है, लेकिन परमाणु के नाभिक अप्रभावित रहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन इसमें नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होती है, इसमें परमाणु का नाभिक प्रभावित होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्याएं बदल जाती हैं तथा नए नाभिक का सृजन होता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल या अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल दोनों में कोई प्रतिक्रिया होती है, हो सकती है। इसमें क्या होता है, अनुत्क्रमणीय ही सिर्फ होगी नाभिकीय अभिक्रियाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में अगला है आपका कि इस रासायनिक अभिक्रिया में इस पर अभिक्रियाओं की भौतिक अवस्था यानी दाब, ताप आदि तथा बाह्य अवस्थाओं का काफी प्रभाव पड़ता है। रासायनिक अभिक्रियाओं पे ताप, दाब और बाह्य मतलब प्रतिक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, जबकि इसमें जो है यह अभिक्रिया अभिकारकों की भौतिक और अन्य बाह्य कारकों से अप्रभावित रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में बच्चों हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम यानी 1123 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है, मैग्नीशियम। यदि यूरेनियम 42-236 और 87-234 में कितने अल्फा और बीटा कण पाए जाते हैं, 3 अल्फा एंड 1 बीटा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपरिवर्तित रहती है। यदि यूरेनियम 92-238 विघटित होकर 91p224 बनाता है तो कितने अल्फा और कितने बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ, 1 अल्फा एंड 1 बीटा। एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 20 मिनट है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को 0.25 ग्राम तक घटने में कितना समय लगेगा, 40 मिनट, 40 मिनट्स। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा, 6/6 इंटू 1/4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने पे कितना समय लगेगा, 8 महीने। एक प्रणाली क्या कहलाती है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम के डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म की आयु का। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, एफ जोलिबर्ट व आई क्यूरी ने। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था, रदरफोर्ड तथा मार्डी ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हॉर्न ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फटाफट दोस्तों, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों, थोड़ा और फास्ट थोड़ा सा और फास्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, उसका अधिकतम अभिप्राय क्या है, उसका अभिप्राय क्या। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बच्चों। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। इसका अभिप्राय यही है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं क्या है, थोरियम।
बोरियम, बोरियम सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? समुद्र यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। गामा किरणों का वेग लगभग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर गामा किरणों का वेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनाज, फल तथा सब्जियों आदि के रोगाणुनाशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो सक्रिय आयोडीन का। चलिए नेक्स्ट बच्चों आपका है बच्चों आपका विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो ये आपका है एनरिको फर्मी। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का। चलिए नेक्स्ट, किस परमाणु क्रमांक का यूरेनियम सबसे अधिक रेडियो एक्टिव होता है? 235। अधिक पुरानी चट्टानों के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। चलिए नेक्स्ट, नाभिक ऊर्जा का भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है? थोरियम को। किसी परमाणु का अस्थायित्व किस पर निर्भर करता है बच्चों? नाभिकीय बंधन ऊर्जा पे। भारी पानी की खोज किसने की थी? H.C. बुरे ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग समाप्त करते हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट है आपका बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन है आपका किसका बच्चों? ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका समस्थानिक, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक। ये आपका किससे क्वेश्चन है? समस्थानिक, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक से। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही तत्व में वे परमाणु जिनकी परमाणु संरचनाएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाती हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं क्या कहलाती हैं? समस्थानिक कहलाती हैं। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो क्या कहलाती हैं? समभारी कहलाती हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाती हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाती हैं। अब इसी तरह से आपका क्रिप्टॉन 3686 तथा रोबिडियम 3687 क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, क्योंकि इनमें इनके परमाणुओं में इनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? बराबर है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जाहिर है कि बराबर होगी। इसी तरह कार्बन 614 और नाइट्रोजन 715 और ये क्या है? समन्यूट्रॉनिक है। इसी तरह से लिथियम और बेरिलियम क्या कहलाते हैं? आइसोटोन कहलाते हैं। इसी तरह से आपका फास्फोरस और सिलिकॉन क्या कहलाता है? समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि हम फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के क्रम में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एल्युमिनियम +3 आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो फ्लोरीन के साथ। इसके बाद आपका है कि आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 तथा कैल्शियम 2040 क्या है? समभारिक है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? न्यूट्रॉन के कारण। किसी परमाणु का नाभिक आइसोटोप क्या है? वह नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। किसी तत्व के दो समस्थानिक गुणों के किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या में।
चलिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम। अच्छा, ऑक्सीजन O16, ऑक्सीजन O17 और ऑक्सीजन O15 क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इसी तरह से क्लोरीन 7035 तथा क्लोरीन 7037 क्या है? समस्थानिक हैं। सर्वाधिक संख्या में किसके समस्थानिक पाए जाते हैं? पोलोनियम के। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता करने के लिए किस रसायन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा दांत कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित क्या करता है? गामा किरण को उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 16। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? सीसा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? अम्ल, क्षार तथा लवण से। किससे है बच्चों? अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए इसमें क्वेश्चन है आपका, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का स्तर कितना होता है? 7.35 टू 7.45। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। इसके लिए जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। अम्ल क्या है? वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। भस्म क्या है? वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है बच्चों, अम्ल व भस्मों की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है? अम्ल। लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है? क्षार। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन रहेगा आपका कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान क्या करते हैं? H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए नेक्स्ट, सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होता है? 10⁻⁷। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों ये रहा आपका आज का क्लास। चलिए बच्चों नेक्स्ट जो हमारा है इसमें आपको दिया हुआ है कुछ पदार्थों की पीएच मान। कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए हुए हैं, तो उसको हमको क्या करना है? स्टडी करना है। पीएच मान को क्या करना है बच्चों? स्टडी करना है। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं। तो स्टडी करने के क्रम में बच्चों हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए हुए हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले दिया हुआ है 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बैटरी अम्ल इसको कहा जाता है। इसका पीएच मान 0.5 होता है। आत्र रस का 1.4 होता है। नींबू के रस का 2.4 होता है। सिरके का आपका 3.0 होता है। वाइन का आपका
3.2 होता है, टमाटर के रस का 4.2 होता है, बियर का आपका 4.3 होता है, बर्फी का 4.9 से 5.0 होता है, वायु में उपस्थित जल वाष्प का 5.5 होता है, मूत्र का आपका 5.5 से 7.5 होता है, दूध का आपका 6.4 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, लार का आपका 7.2 होता है, मानव रक्त या आंसू का 7.4 होता है, खाने के सोडे का 8.4 होता है, अंडे का आपका 7.8 होता है, घरों में प्रयुक्त अमोनिया का 11.5 होता है, चूने का आपका 13 होता है, 1 मोल कास्टिक सोडा NaOH का 14 होता है। तो ये रहा बच्चों आपका क्या पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम बच्चों और देख लें, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें और है, इसमें क्वेश्चन और है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? पोटास एलम। सिरका निर्माण में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल। मोलेसिस में चीनी तैयार करने में कौन सी भस्म प्रयुक्त की जाती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन सा लवण प्रयुक्त होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। H2O और जलीय NaOH से भरी प्रखनलियों में किस प्रकार विभेद किया जाता है? लाल लिटमस द्वारा। जल का अवशोषण करने वाले लवण क्या कहलाते हैं? हाइड्रोग्राफिक लवण। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कौन होता है? क्षारीय। गेहूं में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ग्लूटामेटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन सा है? हल्दी। हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करक्यूमिन। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा जो रहेगा वो है आपका, देखिए नेक्स्ट हमारा है विभिन्न प्रकार के अम्ल, भस्म एवं लवण तथा उनके उपयोग। ये अम्ल, भस्म एवं लवण है और उसका उपयोग है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? कई प्रकार की बैटरी, विस्फोटक, रंग व औषधि बनाने में। नाइट्रिक अम्ल को औषधि, उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में अम्लराज बनाने में किया जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल का रंग, औषधि, बैटरी के निर्माण में अम्लराज बनाने में तथा अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका तथा खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में, एसीटोन बनाने में। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, चमड़े के विरंजन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों वो है आपका क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? पीएच मूल्य द्वारा। पीएच का मान निर्धारण किसने किया? सारेनस। अम्ल या क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारकता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, वो क्या है? बफर विलयन होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है बच्चों आपका, चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में बच्चों देखिए हम आ गए हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट है ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं ये। तो इसमें हमको क्या स्टडी करना है? इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, गैसों के आचरण को समझाने का सर्व प्रयास किसने किया था? बर्नौली ने। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर या सामान्य ताप कहा जाता है। जब बैरोमीटर में पारा हाई की ऊंचाई Hg की ऊंचाई 780 मिलीमीटर रहती है तब उस वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? सामान्य दाब या नॉर्मल प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 760
मीटर दाब को क्या कहते हैं? सामान्य ताप तथा सामान्य दाब यानी एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका कि समस्थानिकों को अलग अलग करने में कौन से नियम का प्रयोग होता है? गैसों के विसरण नियम का। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से कितना अधिक होता है? 4 गुना अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब औद्योगिक गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। यह किसका नियम है? डाल्टन का नियम है। किसी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जी नियान को। किस परिकल्पना के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो के परिकल्पना के अनुसार। सेंटीग्रेड ताप को परम ताप या केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 को जोड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। गैस के अणुओं की आंतरा आणविक दूरी कम होती है अथवा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए आपको दिखाया गया है प्रमुख गैसीय नियम। तो गैसीय नियम में सबसे पहले आपका बायल का नियम है कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P और इसका कांस्टेंट वैल्यू T होता है। चार्ल्स का नियम V इज प्रोपोर्शनल टू T, इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? P होता है। गैस समीकरण इसका PV इक्वल टू RT। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT। अवोगाद्रो का नियम V इक्वल टू स्मॉल n यानी PT। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 T कामा V। तो ये आपका क्या हो गया? ये गैस के नियम हो गए। अब चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। फटाफट बच्चों इस चैप्टर को हमको समाप्त करना है यहीं पे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? बायल ने दिया था। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किसके द्वारा निकाला गया था? बायल के नियम के द्वारा। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या पर अंतर पड़ता है? बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा। एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा? 22.4 लीटर। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका बच्चों भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। किस ताप पर सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग तथा उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि गैसों की विसरण दरों और उसके घनत्वों में क्या संबंध होता है? R1/R2 इक्वल टू √d2/d1, जहां R1 एंड R2 गैसों की विसरण दर व D1 एंड D2 उसके घनत्व हैं। चलिए, वास्तविक गैस किस परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है? निम्न दाब व उच्च ताप पर। चलिए, किस कमरे में एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख दें तो उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है? ऐसा किस कारण से होता है? विसरण के कारण। चलिए नेक्स्ट, घनत्वों में अंतर रहते हुए वे गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैसों का विसरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है बच्चों आपका
कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार क्या होगा? 28 होगा। किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा के अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? 1:4 होता है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में कितनी संख्याएं समान होती है? किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की। गैसीय समीकरण Pv = nRT में R क्या सूचित करता है? 1 मोल गैस को। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो आप लोग स्टडी करने वाले हो रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल के बेल आइकन्स को नहीं दबाया हो तो अभी मेरे चैनल के बेल आइकन्स को दबा करके और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।